2025 वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास है कि कैसे उन्हें पता नहीं है कि अभी वो कॉपी नहीं बनाए हैं कि कैसे वो अपनी तैयारी करें। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगी कि आपको कितना तैयार है। इसके साथ साथ जो बच्चे 2026 में इस पेपर को दे रहे हैं यूपीएससी को, ये भी देख लें कि कैसे नोट्स बनते हैं, कैसे इसमें लिखे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कैसे लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं कि कैसे मैं नोट्स बनाऊं, कैसे मैं तैयारी करूं, कौन सा टॉपिक पढूं। तो मैंने पहला चैप्टर भारतीय कला एवं संस्कृति की बुक में से पहला चैप्टर भारतीय वास्तुकला के बारे में पूरा डिटेल से बताया। पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आंसर क्या होंगे और इसके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय वास्तुकला के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा मुख्य बिंदु होगा इसमें हम इसका विवरण करेंगे। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं भारतीय वास्तुकला की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसकी वास्तु कलाएँ क्या हैं और इसके साथ साथ और भी देखेंगे जो शासक आएंगे, जो शैलियाँ हैं, सब कुछ देखेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारा भारतीय वास्तुकला की विशेषता क्या है। तो विशेषता को हम पहले देख लेते हैं कि भारतीय वास्तुकला में धर्म, संस्कृति और परंपरा का प्रभाव रहा है, इनका प्रभाव रहा है। ठीक है, इसमें इसका जो दूसरा इसी में देखते हैं कि लकड़ी, पत्थर, ईंट का प्रयोग हुआ है। और नीचे देखते हैं कि स्थापत्य कला में स्थानीय, भौगोलिक और जलवायु प्रभाव भी रहा है। और उसके नीचे देखेंगे कि कौन कौन से धर्म इस समय विद्वान थे, वहाँ पर कौन कौन से धर्म थे। तो बौद्ध, जैन, हिंदू, इस्लामी, औपनिवेशिक और आधुनिक वास्तुकला का समावेशन था। मतलब कि भारतीय जो वास्तुकला थी आपकी, उसमें उसकी विशेषता क्या थी। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हो तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही भी हैं जो 2025 में प्री पास करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो भारतीय वास्तुकला है इसके प्रकार क्या थे। तो इसके प्रकार थे आपके प्राचीन वास्तुकला, मध्य वास्तुकला और आधुनिक वास्तुकला। तो प्राचीन वास्तुकला में क्या थी, तो प्राचीन वास्तुकला में थी हड़प्पा सभ्यता, मौर्यकालिक और गुप्तकालिक साम्राज्य विस्तार थे। यही बात करते हैं कि जो मध्यकालीन था आपका वास्तुकला, भारतीय वास्तुकला थी, इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल था। और उसके नीचे जो आधुनिक वास्तुकला थी इसमें ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रता के पश्चात ये सारे फैक्ट थे। ठीक है, इसमें 3 प्रकार थे, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक में ये कौन कौन से शासक थे ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। जो बच्चे 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं या फिर उसके आगे दिए भी थे और उनको नहीं पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे देखकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। वह हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला थी इसमें थी नियोजित नगर संरचना, यानी कि ग्रिड पैटर्न थी। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि विशाल स्नानागार, अनाज भंडारण, यानी कि जो विशाल स्नानागार था इसमें अनाज भंडारण का भी विवरण था। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखते हैं कि जल निकासी प्रणाली भी थी। इस जो हड़प्पा कालीन वास्तुकला थी इसमें ये सारे जो फैक्ट थे ये मौजूद थे उस समय। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो चौथा पॉइंट है ये है मौर्यकालीन वास्तुकला, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उस समय क्या क्या विद्वान थी। तो यहाँ थे कि अशोक स्तंभ था उस समय। मौर्य वास्तुकला ये भी पूछ सकता है ना हमारे क्वेश्चन में कि जो अशोक स्तंभ है ये किस समय का है, यानी कि कौन सा शासक था इस समय। तो ये आपको बताना है कि अशोक स्तंभ शिलालेख, लकड़ी की जगह पत्थर का उपयोग होने लगा था। और उसके बाद प्रसिद्ध स्तूप, यानी कि सांची के स्तूप। ठीक है, अब हमारा पांचवा पॉइंट, जब गुप्त वास्तुकला आई तब उस समय मंदिर का निर्माण होने लगा। अजंता एलोरा की गुफाएं थी और नागर, द्रविड़ और वेसर शैली का विकास हुआ। ठीक है, ये सारी उस समय फैक्ट मौजूद थे। ठीक है, ऐसे याद करना है कि जब गुप्त काल आई, मौर्यकालीन, हड़प्पा
सभ्यता, ये सारी जो वास्तुकला थी ये आए इस समय क्या क्या मौजूद थे, ये सारी पॉइंट आपको अपनी भाषा में याद कर लेनी है, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। सो अगले पॉइंट की हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि भारतीय मंदिर वास्तुकला। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला में हम देखेंगे शैली यानी कि इसकी मुख्य विशेषता, और उसके साथ हम देखेंगे उदाहरण को साथ में लेकर, जिससे आपको आसानी हो याद करने में, और इसके उदाहरण भी पूछता है। तो नागर शैली जो आपकी थी, फर्स्ट पॉइंट में है नागर शैली। जो नागर शैली आपका था ये उत्तर भारत की शैली थी। इसमें हम देख लेते हैं नागर शैली में क्या क्या मौजूद था। तो इसमें था ऊंचा शिखर था, उस समय ऊंचा शिखर होता था, गर्भगृह होता था, मंडप होता था और कलश होता था। ठीक है, उस समय जो मंदिर बनते थे इसमें गर्भगृह होते थे, मंडप भी होते थे, और मंडप के बाद कलश भी होते थे। ठीक है, और उसके नीचे देखेंगे कि गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार नहीं था। और जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश में है। कोणार्क मंदिर जो आपका है ये है उड़ीसा में। वहीं देखते हैं केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर कहाँ है, ये है उत्तराखंड में है। ठीक है, अब अगली पॉइंट बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट आपका है कि पिरामिड नुमा गोपुरम था उस समय, जो जब ना द्रविड़ शैली थी। ठीक है, अब था उसी समय था आपका गर्भगृह, विमान, मंडप, जलाशय। और जब हम नागर शैली पढ़े थे तो वहाँ पर जलाशय नहीं थी, उसके साथ साथ वहाँ पर विमान भी नहीं था। ठीक है, ये सब आपको याद करना है कि इसमें क्या था उस समय मंदिर में और अब क्या नहीं है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। अब यही इसी में है द्रविड़ शैली में कि विस्तृत मूर्ति कला, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, मतलब कि ये जो आपके मंडप और गर्भगृह विमान है, ये जो मंदिर में मौजूद होती थी। तो इस तरह का मंदिर कहाँ पर है, तो ये है बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। इसके साथ मीनाक्षी, इसके साथ आपका मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, ये मदुरई में है। ठीक है, अब मदुरई कहाँ पर है ये आपको नीचे कमेंट कर देना है। और उसके साथ साथ रामेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि बेसर शैली, बेसर शैली क्या थी, तो ये थी आपका, अच्छा हम बता देते हैं, जो द्रविड़ शैली थी आपका वो था दक्षिण भारत में थी। ठीक है, और जो आपकी नागर शैली है ये उत्तर भारत में थी। तो ये दोनों शैलियाँ तो दोनों दिशाओं में थी, बट जो आपका बेसर शैली है ये किस दिशा में थी, तो ये दोनों शैलियों का मिश्रण शैली थी। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा शैली है ये दो जो आपकी शैली थी उसी का मिश्रण है, जिसमें देखो नीचे लिखा है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का समावेशन है। होयसल मंदिर है। ठीक है, होयसल मंदिर है जो ये कहाँ किस स्टेट में है, तो ये है कर्नाटक में। और उसके साथ आपका विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंदिर है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है और ये कौन सी शैली है। इसके साथ साथ ये और फैक्ट भी पूछ सकती है इसमें क्या मौजूद थी। ठीक है, इसको याद कर लेनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि सो इसमें हमारे निष्कर्ष क्या निकलते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें हम देखेंगे कि जो यूपीएससी है ये हर साल इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। आप PYQ क्वेश्चन भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पूछता है। मैंने इसी अपने चैनल पे PYQ क्वेश्चन भी करवा दिया है, इसे आप देख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के जो PYQ क्वेश्चन है उसको मैंने कवर करा दिया है। तो देखते हैं यहाँ की प्राचीन भारत की वास्तुकला की विशेषता मैंने पढ़ लिया है। हड़प्पा सभ्यता की नागर संरचना एवं जल निकासी के बारे में भी पढ़ा है, और मौर्यकालीन स्तूपों की विशेषता, गुप्तकालीन मंदिर की विशेषता और उसके उदाहरण भी मैंने पढ़े हैं। ठीक है, अब नागर, द्रविड़ और वेसर शैली में अंतर क्या है मैंने पढ़ाए, मैंने बताया। उसके साथ साथ मैंने कौन सी मंदिर है किस स्टेट में है ये भी मैंने बता दिया। ठीक, हम बात करते हैं नीचे नीचे हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि भारतीय मंदिर निर्माण की अन्य शैलियाँ, भारतीय मंदिर निर्माण की अन्य शैलियाँ क्या है। तो इसमें है आपका प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य में हम देखेंगे कि मारदंड सूर्य मंदिर, मारदंडी सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये है कश्मीर में है। उसके साथ हम देखेंगे अवंती स्वामी मंदिर, अवंती स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है आपको नीचे कमेंट कर देना है। जो बच्चा 2025 में अपनी तैयारी कर रहा है, किस प्रकार से उसकी तैयारी है, उसको पता होगा कि ये मंदिर है ये किस स्टेट में है। और जिसको नहीं पता है वो आप इसके आंसर को ढूंढो और नीचे कमेंट कर दो। ऐसे कमेंट करो
जिससे आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है नीचे बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट कर दिया करें। मैं आपको तुरंत नहीं लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। आप देख सकते हो मेरी कमेंट में लगभग मैंने सारे लोगों का कमेंट के जवाब दे देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर किसी के जवाब नहीं देते हैं तो हम अगले वीडियो में दे देते हैं। सो अगली अपनी जो हमारी शैली है इसमें क्या थी, तो इसको देखते हैं कि होयसल शैली। होयसल शैली में हम देखेंगे आपका जो होयसल शैली है ये है, इसमें इसके आकार को देख लेते हैं। तो मंदिर जो आपका होता था ये तारे का आकार के बनाए जाते थे। जो मंदिर था वो तारे के आकार के बनाए जाते थे। नक्काशीदार खंभे और दीवारें होती थी। विस्तृत मूर्तिकला, छोटी छोटी मूर्तियाँ और चेनाकेश्वर मंदिर इस प्रकार का एग्जाम्पल है जो कि बेलूर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। उसी के साथ आपका होयसल, होयसल यहाँ मंदिर है। होयसल मंदिर जो कि हॉलीवुड में है। ये 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय करंट में था, अभी भी करंट में ये मंदिर है। कर्नाटक के जो मंदिर है ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। और ये किस शैली के हैं मैंने बता दिया है, इसको भी आपको याद कर लेनी है। इसके साथ हम देखते हैं अगली शैली यानी कि जो आपका पांड्य शैली है। पांड्य शैली में हम देखते हैं आपका कि इसकी क्या विशेषता थी। तो इसकी जो विशेषता थी गोपुरम यानी कि ऊंचे और विस्तृत होते थे। ये जो मंदिर होते थे ये ऊंचे होती थी और ये फैलाव जो इसका होता था ये भी विस्तृत होता था, ठीक है। अब कई छोटे छोटे उप मंदिर भी होते थे यानी कि छोटे छोटे मंदिर होते थे। पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी और अलंकरण होते थे यानी कि जो आपके उस समय पत्थर होते थे उस पर भी नक्काशी बनी होती थी, ठीक है। और उसके साथ जैसे इस प्रकार सा मंदिर कहाँ पर है, तो इस प्रकार का जो मंदिर है ये है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये है मदुरई में, मदुरई में है, ठीक है। उसके साथ ही इसी तरह का मंदिर है आपका तिरुवंतमलाई में, तिरुवंतमलाई मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं अगली शैली आपका राजस्थानी शैली है। अगली शैली हमारी राजस्थानी शैली है, ठीक है। इसमें जो राजस्थानी शैली है इसमें मैं मान लेती हूँ कि मैं राजस्थान की हूँ और मेरे घर के आगे एक मंदिर बन रही है। इसमें मंदिर में हम देखते हैं किसका प्रयोग हो रहा है, तो इसमें मैं देखती हूँ कि बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हो रहा है। उसके साथ मैंने देखा जो ये खिड़की लग रही है इसमें जालीदार खिड़की लग रही है, ठीक है। इसके साथ मैं देखती हूँ नक्काशीदार स्तंभ यानी कि जो स्तंभ खड़ा किए जाते हैं ये भी इसमें भी डिजाइन किए जाते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पर खड़ी ही थी कि वहाँ पर मैंने देखा कि भव्य और विस्तृत प्रवेश द्वार थे यानी कि जो जिसमें हम प्रवेश कर, जैसे कि मैं मंदिर में जाती हूँ तो इसमें देखती हूँ बहुत बड़ा जो द्वार होता था इसमें बनाया गया। इस कार का मैंने देखा मंदिर जो है ये है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये कहाँ है, ये है माउंट आबू में है। और इसी प्रकार का मंदिर है आपके पास है रणकपुर जैन मंदिर, इसी प्रकार का है, ठीक। उसी प्रकार देखते हैं कि हर साल जो यूपीएससी पूछता है इस टॉपिक से, मैंने जो पूछा इस टॉपिक से पूछता है कि केरल और कश्मीर शैली की विशेषता क्या है, ठीक है। इसमें होयसल और पांडव शैली में दोनों में अंतर देखता है। इसके साथ पाल और शैन वास्तुकला का महत्व, भारत में बौद्ध और हिंदू वास्तुकला की विशेषता क्या है, उसी के साथ ये भी पूछता है कि प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापत्य विशेषता क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन के आंसर बताए, मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर बताए, उसके साथ क्या एग्जाम्पल है उसके साथ मैंने बाद में बताती हूँ कि इसमें से क्या पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद में एकदम लास्ट में बताऊंगी मैं कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नीचे की भारतीय आपका जो भारत की प्रांतीय शैली क्या है। तो भारत की जो प्रांतीय शैली है ये क्या है, तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभावों के कारण वास्तुकला की विविध शैलियाँ विकसित हुई हैं यानी कि बहुत सारी शैलियाँ, अनेकों प्रकार की शैलियाँ विकसित हुई हैं। जैसे कि प्रांतीय शैली की बात करेंगे, इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, और उसके साथ हम देखेंगे बंगाल की शैली को भी देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये ढलानदार और गोलाकार होती थी। ये जो प्रांतीय शैलियाँ होती थी ये कैसी होती थी, तो ये ढलानदार और गोलाकार होती थी।
तो यहाँ देखते हैं कि ईंटों और टेराकोटा से बने होते थे ये मंदिर, और इसके साथ अलंकरण और नक्काशी पर विशेष ध्यान दिए जाते थे। जैसे कि कश्मीर विश्वनाथ मंदिर है, वाराणसी में इस प्रकार का मंदिर है। उसी के साथ हम दक्षिणेश्वर काली मंदिर उसी प्रकार का है जो कि कोलकाता में है। इसमें हम देखेंगे आपकी जो असम शैली है, असम शैली के बारे में हम देखते हैं वास्तुकला का प्रभाव क्या रहा है। इसमें मंदिर की छतें कैसी होती थी, जो असम की शैली थी, इसमें जो मंदिर बनाए गए थे असम में, ये थे गुम्बादाकार जो मंदिर थे, इसकी छतें उसी प्रकार से बनाई गई थी। इसके साथ देखते हैं प्राकृतिक पत्थर और ईंटों का उपयोग, जिसमें से उपयोग किया गया था। इस प्रकार का मंदिर है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, और शिव डोल मंदिर है जो कि शिव सागर में स्थित है। इसके साथ हम देखते हैं गुजरात की शैली किस प्रकार थी। तो यहाँ पर किस प्रकार के मंदिर बनाए गए थे, तो इसमें उच्च गोपुरम और विस्तृत मंडप थे। इसके साथ जो दीवारें बनाई गई थी ये महीन नक्काशी और अलंकरण थे, यानी कि पतली दीवारें होती थी, बहुत नक्काशी किए जाते थे, इसमें बहुत सारे डिजाइन किए जाते थे। इसमें संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, और जिसमें से सोमनाथ मंदिर इस प्रकार का है जो कि गुजरात में ही स्थित है। इसके साथ उसी प्रकार का मंदिर है जैसे कि मोधेरा मंदिर, ये किसका मंदिर है, तो ये सूर्य मंदिर है। इसके बाद हम अगली शैली की बात करते हैं, तो ये है महाराष्ट्र की शैली। महाराष्ट्र की शैली किस प्रकार की थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, तो इसमें हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण था, यानी दोनों धर्मों का मिश्रण था। इसमें विशाल गुफाएं और गुंबादा नुमा छतें होती थी, जिसमें से पत्थर पर सुंदर नक्काशीदार, यानी जो पत्थर होती थी इसी पर सुंदर नक्काशी किए जाते थे, जो पत्थर होते थे वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एलोरा और अजंता की गुफाएं बहुत चर्चा में रहती है, तो ये हैं। और इसके साथ भीमा शंकर मंदिर है। और उसके बाद हम अगली शैली की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण भारतीय शैली। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें है द्रविड़ शैली। ये जो शैली है ये द्रविड़ शैली का प्रभाव है दक्षिण में, और इसमें विशाल गोपुरम और विस्तृत आंगन है। इसमें पत्थर का उत्कृष्ट मूर्तियां हैं, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, जो कि दक्षिण में है भारत के। इसके साथ एक मंदिर और है रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर भी दक्षिणी भारतीय शैली की तरह ही है। इसमें हम देखते हैं अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि भारत में पारसी समुदाय में मंदिर कैसे थे। तो पारसी समुदाय में जो मंदिर थे, यानी कि दूसरे जो धर्म थे, इसमें मंदिर कैसे थे, तो पारसी समुदाय के धार्मिक स्थल यानी कि अग्नि मंदिर कहलाते हैं, जहाँ पे अहुरा मंजदा की पूजा करते थे। ये किसकी पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे अहुरा मंजदा की पूजा करते थे। ये मंदिर बहुत ही सदागी पूर्ण होते थे, और इसमें अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता था, यानी जो इसमें पूजा किया जाता था, इसमें अग्नि को सबसे ज़्यादा माना जाता था, इनकी ज़्यादा पूजा की जाती। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें सबसे शुद्ध अग्नि मंदिर रखी जाती थी, और केवल पारसी समुदाय के लोग प्रवेश कर सकते थे इस प्रकार के मंदिर में। जैसे कि इरड़ी अतस बेहराम मंदिर है, ये मुंबई में स्थित है, और एक मुंबई में और मंदिर स्थित है जिसका नाम है अंजुमन अतस बेहराम मंदिर। ये सारे मंदिर आपको याद कर लेने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि अतस आदरान मंदिर जो आपके हैं, ये मध्यम श्रेणी का अग्नि मंदिर है, ठीक है। इसमें कम पवित्र अग्नि रखी जाती है, और यहाँ भी केवल पारसी लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि दादर पारसी कॉलोनी का अग्नि मंदिर नवरोज बाग अतस, यानी कि आदरान जो आपका है ये है मुंबई में है, इसी का उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। दर ए मेहर कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे सामान्य अग्नि मंदिर है, और इसमें पारसी धर्म के अनुयायी यहाँ पूजा कर सकते हैं, और इसमें कम पवित्र अग्नि रखी जाती है। जैसे कि मेट्रो सिनेमा के पास पारसी मंदिर है, ठीक है।
और यहाँ पर कोलकाता का पारसी मंदिर भी इसमें शामिल है। अब देखते हैं मैंने जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं कि इसकी विशेषताएं आपसे पूछ सकता है, इसकी महत्व क्या है। देखो प्री और मेंस दोनों को लेकर मैं साथ में चल रही हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा जो सोचा है इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि प्री में किससे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैंने ये जो फैक्ट बताए हैं नीचे, ये मेंस के लिए बता रही हूँ कि इसमें इसकी विशेषता और इसकी क्या महत्व है ये पूछ सकता है। इसमें बंगाल, असम, महाराष्ट्र शैली की तुलना कर सकता है कि इन दोनों में कैसे आप तुलना कर सकते हो, तीनों में इसकी तुलना करके बताओ क्या अंतर है। ठीक है, इसमें अगला जो आपका क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये है पारसी अग्नि मंदिर की श्रेणी और इसके नियम क्या है। और इसमें हम बात करेंगे गुजरात दक्षिण भारतीय मंदिर श्रेणी में अंतर क्या है, अग्नि मंदिर की संरचना और धार्मिक महत्व क्या है इसके। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं इन सारे जो पॉइंट हैं आपको मैं नीचे सारे पॉइंट को अभी रिलेट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि जो आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। नोट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ इसी समय, और लास्ट में हम बताऊँगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैं बताती हूँ आपको, जो बच्चे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं इसमें इनके नोट्स कैसे होने चाहिए, या फिर जो बच्चे 2025 में अपने नोट्स बनाए हैं एक बार प्लीज़ देख लें कि कैसे आप नोट्स बनाए हो। ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठा के रखा है। सो स्टार्ट करते हैं कि जो पहला पॉइंट कैसे होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या पढ़ूँ। पहला तो डिमांड ये होता है मैं अगर बुक खरीद भी लेती हूँ या फिर खरीद लेता हूँ तो इसमें क्या पढ़ें। भाई सब कुछ पढ़ो ना, एक बार पढ़ो, पूरा रिविजन करो। सो मैं चाहती हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्या लगता है, इंपॉर्टेंट जो लगता है दोबारा आप पढ़ें तो उसको हाईलाइट कर लें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी बार में अपनी जो बुक है उससे नोट्स बनाएं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि चार्ट और डायग्राम बनाएं। चार्ट और डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट बनाते समय आपको बहुत अच्छा लगता है, तो बनाते समय कभी कभी बोरिंग लग सकता है, ये भी है कि बोरिंग लग सकता है कि मतलब क्या बना रहे हैं, कुछ काम का नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपका पेपर आ जाता है। ठीक है, इसमें सब इससे रिवीजन में आसानी होती है। देखो रिवीजन में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है और इसके साथ साथ रिजल्ट भी आ जाते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट है ये है मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करना, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया भाई कि जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दो ताकि उत्तर लेखन में तेजी आए। ठीक है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से आपको पता चलता जाता है। ठीक है, याद रखने के लिए मंदिरों की तस्वीरें देख लें। जैसे कि मुझे याद नहीं हो रहा है तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जो आपके राजस्थानी शैली है इसको मैंने कैसे रिलेट करके याद कर लिया, या आप इसके मंदिर को देख लो, इसके साथ साथ आप चार्ट में भी बना सकते हो, एक बार पेन से ऐसे बना सकते हो। फिर उसके साथ साथ आप खुद देखो कि मैं वहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ तो किस प्रकार से मेरे सामने मंदिर बन रही है तो मैं उसमें क्या क्या लग रहा है, ऐसे सारे देखे फिर सोच लो कि इस प्रकार का मंदिर मैंने और भी देखे हैं। ऐसे आप रिलेट करके याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप वही पढ़ते रहोगे तो नहीं याद होने वाला, क्योंकि बुक के जो अ, शब्द होते हैं वो अपने हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, और आप अपनी भाषा में याद करो, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला पॉइंट है ये है पिछले प्रश्न, जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं इसको हल करने, ताकि परीक्षा के पैटर्न में समझने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, आसानी हो जाती है। अब अंतिम जो आपके टिप्स होंगे ये क्या है, फाइनल जो टिप्स हैं फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं नीचे क्या इंपॉर्टेंट है इन सारे बच्चों के लिए जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे पता है वो बच्चे चाहे यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के भी एग्ज़ाम डाले होंगे फॉर्म को, तो यहाँ देखेंगे कि टॉपिक्स को बार बार दोहराएं। इसे दोहराना बहुत ज़रूरी है ताकि लंबे समय तक याद रहे आपको। ठीक है, उसके साथ रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना लें और माइंड मैप्स का प्रयोग करें। माइंड्स मैप का प्रयोग जो होता है ये दिमाग में इमेज से बनाना होता है। इसके साथ महत्वपूर्ण मंदिर और इसमें इसकी शैलियों को चार्ट में लिखकर दीवारों पर चिपका दें, यानी कि जो आप मंदिर बनाए हो उसके साथ इसकी क्या शैली हैं इसको आप एक बार लिख के अपने जहाँ पढ़ते हो उसके सामने दीवार में चिपका दें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने वही इमेज आएगा जिससे आप सोचोगे कि एक दो ही शब्द पढ़ लेते हैं बट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं कि जो ये मंदिर वास्तुकला और मंदिर निर्माण है इसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ भारतीय वास्तुकला क्या मैंने जो पढ़ा है इससे क्या किस एग्जाम के लिए मुझे बेनिफिट होगा, तो मैंने पहले ही बता देती हूँ। सो यहाँ एक बार देख लेते हैं कि नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ भारतीय वास्तुकला मंदिर शैली और प्रांतीय वास्तुकला और पारदर्शी अग्नि मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न
दिए गए हैं, मतलब कि मैंने बताए हैं, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप इसके साथ किसी भी एग्जाम का दे रहे हैं तो भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वहाँ कुछ दूसरा बदल देता है, कुछ यहाँ दूसरा बदल देता है, वैसे होता है। बस यूपीएससी और यूपीपीसीएस में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं ये कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ कि भारतीय मंदिर वास्तुकला में कितनी प्रकार की शैलियाँ विभाजित की गई हैं। मतलब कि पूछा आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जो भारत की मंदिर वास्तुकला है ये कितनी प्रमुख शैलियों में विभाजित किए गए हैं। तो ये आपके भाई 3 में विभाजित किए गए हैं, ठीक है। 3 में कौन-कौन से हैं? तो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और कौन सी है? बेसर शैली। नागर शैली कहाँ पर है? नागर शैली कहाँ है? उत्तर भारत में। द्रविड़ कहाँ पर है? तो ये दक्षिण भारत में है। और बेसर शैली कहाँ पर है? तो ये है दोनों शैलियों का मिश्रण शैली है, ठीक है। इसमें कौन से मंदिर आते हैं? तो भाई कौन से मंदिर आते हैं? तो ये होयसल मंदिर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऐसे हमें तुरंत याद करते हुए ही जाना है। तो यहाँ हम देखते हैं भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मंदिर नागर शैली में बना है। ये देखो ये भी पूछ लिया है कि इस प्रकार का मंदिर कौन सा है। तो यहाँ पर आपके 2 बृहदेश्वर मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर ये भी दिया है और कैलाश मंदिर दिया है और मीनाक्षी मंदिर दिया है। तो इसमें आपका जो दूसरा पॉइंट है ये एकदम सही 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 एकदम सही है भाई। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, होयसल शैली में मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी कि मैंने ये बता दी इसकी विशेषता क्या है। तो इसमें आपका फर्स्ट एकदम बिल्कुल सही है, ये मिश्रित शैली है। मिश्रित शैली है, इसमें तारे के आकार का जो आधार होता है ये इसमें बताई गई है, इसकी यही विशेषता है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाला आपका एकदम राइट है। सो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि जो प्रांतीय वास्तुकला है इससे क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो जो प्रांतीय वास्तुकला है तो इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुजरात शैली में बना है। तो गुजरात शैली में कौन सी मंदिर बना है तो आपको बताना है। तो ये सोमनाथ मंदिर, बहुत सारे बच्चों को याद रहा होगा कि सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। अब ये सब आपको बता दे रही है, ये सारे मंदिर जो हैं ये किस स्टेट में हैं। सो मैं चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन सब लोगों की कमेंट। आपको जितना बार कहते हैं रिवीजन करना, जितना बार लिखना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाती है। तो मैं चाहती हूँ जितना बार आप कमेंट करेंगे आपको याद होता रहेगा, क्योंकि आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहाँ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य में वास्तुकला में चाला यानी छतों का प्रयोग किया जाता है। जो ये छत हैं ये इसमें कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये बंगाल में। बंगाल एकदम राइट आंसर आपके हैं। तो क्वेश्चन जो आपका है ये है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये किस स्टेट में है? तो ये मैंने बताया है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले ये किस पॉइंट से मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये है पाल और सेन शैली की वास्तुकला से आपसे क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ है कि पाल शैली की वास्तुकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है, यानी जो ये शैली है ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपके हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि सी वाला बिल्कुल राइट जवाब है। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस वास्तुकला शैली में बने हैं, यानी जो ये दोनों विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय ये जो है ये किस शैली में, किस वास्तुकला शैली में इसका उपयोग किया गया है। तो ये आपके पाल शैली में। पाल शैली बिल्कुल राइट जवाब है। कभी भी पूछ सकता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किस वास्तुकला की शैली में बनाया गया है। तो लगभग बच्चे, बहुत कम ही बच्चे बताएंगे, लेकिन इसको अब याद रख लेना है कि पाल शैली बिल्कुल राइट जवाब है। अब हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेन वंश की वास्तुकला का मुख्य धर्म कौन सा है। तो ये कौन सा है? जो आपके सेन वंश है। तो सेन वंश है भाई, सेन मतलब सेना। तो सेना कहाँ है? तो हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान में एकदम सही है, यानी कि हिंदू एकदम राइट जवाब आपका है। अब हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं, अगले पॉइंट में हमारा क्या आंसर बनता है। तो इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है ये भारत में पारसी अग्नि मंदिर, पारसी अग्नि मंदिर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या इसके जवाब पूछ सकते हैं। तो देखते हैं कि पारसी धर्म में पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है। तो जो पारसी धर्म था इसमें जो पूजा की जाती थी उसके स्थल को क्या कहते थे। तो उसके स्थल को मैंने पढ़ाया है कि भाई अग्नि मंदिर कहते थे, अग्नि मंदिर कहते थे। इससे 1-2 मंदिर बता देना भाई, किसको याद है एक मंदिर रिलेट करके आपको बताना, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है। सो अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि जो पारसी समुदाय में सबसे पवित्र अग्नि मंदिर कौन सा है भाई।
कौन सा है? अग्नि मंदिर सबसे पवित्र है, तो ये मैंने ऊपर पूछ भी लिया है। तो यहाँ बताना है आपका सी बिल्कुल सही जवाब है कि अतस अतस मंदिर बेहराम मंदिर, ठीक है। ये आप सॉरी यहाँ पहला आपका सही बिल्कुल जवाब है कि अतस बेहराम मंदिर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब हम नीचे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक वार्षिक अग्नि मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका बिल्कुल जवाब सही है, सी वाला बिल्कुल राइट जवाब है कि मुंबई में एकदम सही जवाब है। लास्ट हमारे कुछ क्वेश्चन के मैं इसकी ज़रूर आपको टिप्स बताना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़रूरी है सुनना कि यूपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए विशेष टिप्स क्या है। तो इसमें आपको देखनी है 10 से 15 एमसीक्यू हल कर लेना है इस चैप्टर से, मैंने बता दिया है इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको इसकी मैंने पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आपकी इसके इस पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको 10 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेना है, इससे आपकी स्पीड और जो एक्यूरेसी है ये बढ़ जाएगी और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल कर लेना है आपको और इसी के साथ परीक्षा पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी आपको। इसी के साथ आपको क्या मिलेगा? इसके साथ आपको मिलेगा चार्ट और माइंड मैप बनाए चार्ट और माइंड मैप बनाना है। इसके साथ आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और लास्ट हमारा है कि टॉपिक्स को बार बार दोहराएं ताकि लंबे समय तक याद रखें। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने पढ़ाया है सब कुछ याद हो गया होगा, बट क्या है ना कुछ समय के बाद भूल जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं मैं बताती रहती हूँ जो अभी मैंने 2024 के जीएस फर्स्ट और सी सेट के क्वेश्चन को मैंने बताया। वहाँ से आप हमारे अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं आप नीचे कमेंट करके। मैं कुछ बच्चों के अभी भी डाउट हैं कि अगर वो अभी शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की तो उनको अभी डाउट है कि वो कैसे पढ़ाई करें, कैसे बुक बनाएं। सो मैं चाहती हूँ कि इन सारी क्वेश्चन के जवाब मैं दे दूँगी और क्या करना है आपको कि और इसके आगे के चैप्टर को मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और कुछ अगर आपके अन्य सब्जेक्ट के डाउट हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।